बिहार में जो किशनगंज के बाई इलेक्शन में हमने कामयाबी हासिल की, वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की हमने, इसलिए कि वहाँ से कांग्रेस का एक सिटिंग एमएलए था और हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को शिकस्त दी, उनको हराया वहाँ से, और साथ ही साथ कांग्रेस 3rd नंबर पर चले गई और बीजेपी 2nd आई। तो यकीनन बिहार की कामयाबी के लिए मैं हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट जनाब अख्तर इमान साहब को, आफ्ताब साहब को और हमारे कैंडिडेट को, सबको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत की और ये उनकी कामयाबी, मैं वहाँ गया भी नहीं था और उसके बावजूद भी वो लोग कामयाबी हासिल किए। रहा सवाल महाराष्ट्र का, ये बात बिल्कुल सही है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि औरंगाबाद की दोनों सीटें, ख़ास तौर से ईस्ट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और बैकुल्ला के वारिस पठान को हम कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक है, अवाम का फ़ैसला है, हम उसको कबूल करते हैं और जाहिर है मैं ख़ुद देखूंगा कि क्या कमज़ोरी थी, उसको दूर करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं महाराष्ट्र के पूरी अवाम का कि उन 44 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जहां पर हमारे उम्मीदवार थे, कैंडिडेट्स थे, वहां पर उन्होंने हमको वोट दिया। अब तक की जो रिपोर्ट मेरे पास है, हमने करीब मेरे ख्याल से 9 या 10 मुकामात पर हम लोग दूसरे नंबर पर आए और 2 सीटें हमने कामयाबी हासिल की, मालेगांव की और धुले की। और मैं मुबारकबाद देता हूं मालेगांव की आवाम को, धुले की आवाम को, वहां के दोनों उम्मीदवारों को, मुफ्ती साहब को, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को, अब्दुल मालिक को, पूरी मेरी एमआईएम की टीम को और धुले की टीम को और वहाँ कैंडिडेट को। तो अच्छा रहा रिजल्ट हमारा। हम एक 3-4 सीट पर थोड़ा कम वोटों से हम लोग चले गए और औरंगाबाद में ऐसा हुआ कि जहां पर कांग्रेस और एनसीपी के लोग थे, उन्होंने ओपनली वहां पर बीजेपी और शिवसेना कैंडिडेट के हक में अपना वोट किया। तो ठीक है, वो एक्सपोज हो चुके हैं, मगर हम वर्डिक्ट है उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि तेलंगाना में हुजूर नगर में टीआरएस ने जो कामयाबी हासिल की, मेजॉरिटी जो है वो गैर मामूली है, यानी गैर मामूली मेजॉरिटी, 40,000 की मेजॉरिटी। और वहाँ से पीसीसी प्रेसिडेंट खुद, उनकी सीट थी, उनके वाइफ लड़ रही थी, वो हार गई। और हैरत की बात यह है कि बीजेपी जो बड़े बुलंदबांग दावे कर रही थी और बीजेपी को सरखाब के पर निकल चुके थे और वो ख्वाब देख रही थी तेलंगाना में, आज वो किसी हद तक ख्वाब चुकनाचूर साबित हुआ। एक इंडिपेंडेंट बीजेपी से बढ़ के वोट लाया और बीजेपी 4थे नंबर पर वहां चले गई। तो तेलंगाना में बीजेपी टाई टाई हुई। महाराष्ट्र में वो लोग जो बड़े दावे कर रहे थे कि हम 1 क्लीन स्वीप करेंगे, 200 डबल सेंचुरी क्रॉस करेंगे, वहां पर भी महाराष्ट्र के अवाम ने उनको मट्ठी चकाया है। जो महाराष्ट्र की उनकी कामयाबी है, उसको मैं कहूंगा कि अंग्रेजी में जो कहते हैं कि पायरिक विक्ट्री है, एक पायरिक विक्ट्री है वो। और हरियाणा में फिर उनको, वहां पर भी उनको जो बड़ा लग रहा था, तो वहां पर भी हरियाणा में उनको शिकस्त हुई। मैं कहता हूं कि बीजेपी की हार हुई हरियाणा में। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी संघ परिवार ये समझ रही थी कि मोदी की पॉपुलैरिटी देश में, जो अर्थव्यवस्था है, जो मंडी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, रूरल डिस्ट्रेस है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो नेगेटिव हो रहा है, बैंक्स का स्कैंडल है, वो ये समझ रहे थे कि मोदी की पॉपुलैरिटी से उसको ओवरकम करेंगे। वो नहीं हुआ। यकीनन ये तमाम मुद्दे थे जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को जो उनका एक्सपेक्टेड जो उनके टैली था वो नहीं आ रहा है और हरियाणा में भी नहीं आ रहा है। तो बीजेपी को अभी भी सोचना पड़ेगा कि अब वो छोड़ दें ये जो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन जो कर रहे थे वो लोग, वो उसको ख़त्म करें। ये इनके लिए एक वेकअप कॉल है और विंडिक्टिवनेस को छोड़ें, इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करें, रूरल डिस्ट्रेस पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि हर बार आप मोदी की पॉपुलैरिटी पर नहीं जीत पाएंगे। बावजूद इसके कि हरियाणा में मेरे ख्याल से मोदी ने 10 या 12 या 15 सभाएं की और वो नतीजा नहीं आया। तो ये तो लग रहा है कि एक चेंज आ रहा है, मगर जब तक कांग्रेस रहेगी, इनकी ये रहेगा, वहां पर
बीजेपी को सपोर्ट मिलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी, मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में भी लोग कुछ मेहनत नहीं किए, हरियाणा में भी ये कामयाबी है वहाँ के रीजनल लीडर्स की। तो ये मेरा अब तक का एक छोटा सा असेसमेंट है। जाहिर है जितने नतीजे आएंगे कल और आएंगे तो और डिटेल्स हमको और आपको मालूम होंगे। सर, एक सवाल है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आपने एमआईएम ने एक इतिहास रचा कि एक सीट से 2 सीट हुई पार्लियामेंट में। ये जो रिजल्ट, कहीं आप ऐसा सोचते हैं कि जो बाबा साहब के साथ जो आपका गठबंधन था वो उसको कामयाब रखने में आप विफल रहे और उसका ये नतीजा है कि आप जो उम्मीद कर रहे थे मेहनत के बावजूद आपको सीटें नहीं आई? देखिए, हमारा वंचित बहुजन अगाड़ी से अलायंस पार्लियामेंट इलेक्शन में था, ये बात सही है। प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ हमने इलेक्शन लड़ा। एक ही पार्लियामेंट की सीट पर एमआईएम ने कंटेस्ट किया था, बाकी सीट पर हमने वीबीए की तायीद की थी। अब अलायंस नहीं हुआ तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, मगर हमारा जो स्ट्रेंथ था हमने उसको रिटेन किया। हम पहले से ज्यादा असेंबली की सीटों पर दूसरे नंबर पर आए। अगर अलायंस होता तो क्या हो सकता था, ये तो देखिए, ये तो इफ्स एंड बट्स, ये उस पर तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता था। ठीक है, हो सकता था। ताकतों ने प्रभावित किया, उनको मैनिपुलेट किया कि आपके साथ अब देखिए, मैं नहीं मालूम, ये बात तो वो बड़ा साहब खुद कह सकते हैं, मगर मेरे दिल में जो उनके लिए इज्जत है वो जिंदगी भर रहेगी। और एयरपोर्ट पर एक जगह मेरी मुलाकात उनसे हुई थी और मैंने बड़ा साहब का उनसे मुलाकात की, बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए और मुझसे कहा कि ओवैसी तुम्हारी बिरयानी अभी भी ड्यू है। तो मैं ज़रूर बड़ा साहब से मिलूंगा, उनको मेरी जो बिरयानी ड्यू है उसको पूरा करूंगा। अब देखेंगे, देखिए ये चीज़ें हैं तो अब उसके बाद ही बता सकते। टीआरएस ने जो परफॉर्म किया है तेलंगाना बाईपोल हुजूर नगर असेंबली में, उससे आप काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जो और जगहों पे अच्छा प्रदर्शन किया उससे खुश नजर नहीं आ रहा, क्यों? अब देखिए, अगर आपको बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो मुबारकबाद हो आपको। मुझे तो लग रहा है बीजेपी चौथे नंबर पे आई। नहीं, देखिए, इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने तेलंगाना में जो पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस था वो मैं उस वक्त भी आपको कहा था। मैंने कहा था सिर्फ एक सीट पर उनकी कामयाबी सही है, 3 जगह पर बाय डिफॉल्ट जीते हैं। मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, प्राइवेटली में मैंने कहा कि देखिए ये 3 जगह पर टीआरएस की कमजोरियां, गलतियां थे, कैंडिडेट्स की वजह थे, कोर कॉन्फिडेंस था। मैंने आपसे कहा था, पब्लिकली भी कहा, और वो बात सही साबित हुई। टीआरएस ने अपना होमवर्क किया, केसीआर ने सबको बिठाकर और पूरी प्लानिंग की, केटीआर ने और उनके तमाम वहां के लोगों ने उसको इंप्लीमेंट किया। देखिए, ये 40,000 की जो मेजॉरिटी है ना, आरटीसी की स्ट्राइक चल रही है और पूरा अपोजिशन एक तरफ हो गया। सीपीआई टीआरएस की तायीद कर रही थी, तायीद वापस ले ली। मीडिया के लोग मुझसे कह रहे थे कि आप क्या करेंगे, मैंने कहा नहीं, हम तो टीआरएस के साथ रहेंगे। हमको जमीन पर मालूम था कि टीआरएस अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी और ये यकीनन अगर टीआरएस की कामयाबी है तो इसमें बहुत बड़ा रोल उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर को जाता है कि उन्होंने सबको गलत साबित किया। वरना आप लोग ऐसा बता रहे थे, मीडिया में ऐसा आ रहा था कि आरटीसी की स्ट्राइक हो गई और पूरा खत्म हो गया और वो हार जाएंगे। क्या गया भाई, पूरा टाइम टाइम हो गया। यही तो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है ना वो मुकाबला करने के पोजीशन में नहीं है, और खास तौर से टीआरएस का जो पार्टी है और फिर एमआईएम उनके साथ है। आप देख लीजिए, 40,000 आप बोलिए सिटिंग, आप एमएलए वहां के, आपने 4 महीने पहले, 8 महीने पहले इलेक्शन जीता और इतना बुरी आपको शिकस्त होती है, तो यकीनन ये तो कांग्रेस का ग्राफ गिरते जा रहा है तेलंगाना में। सर, आरटीसी की आपने बात कर ली है तो मैं पूछ लेता हूं आपसे कि आज सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो आरटीसी के एम्प्लॉय सुसाइड किए हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नंबर 1। दूसरा मामला भी उन्होंने कहा कि मैं गल्फ जाऊंगा, वहां से तेलंगाना के जो लोग हैं उनको लाऊंगा, क्योंकि यहाँ के प्रोजेक्ट में ज्यादातर यूपी बिहार के लोग हैं। इन दोनों पे आप क्या? वो गल्फ जाकर
गल्फ जाके तेलंगाना के लोगों को बुलाएंगे यहाँ। हाँ, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है अगर तेलंगाना के अवाम वापस आकर अपनी इस सरजमीन पर काम करेंगे, मेहनत करेंगे और यहाँ की सरकार उनको पूरी अपॉर्चुनिटी देंगी उनके टैलेंट को इस्तेमाल करने की, तो बुरी बात क्या है, बहुत अच्छा है। जब देखिए आप दुनिया के हर कोने में जाइए, यूरोप में चले जाइए, यूएस में जाइए, आपको तेलंगाना और आंध्रा के लोग मिलेंगे, हर जगह आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहां पर उनको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है उनके पोटेंशियल को रियलाइज करने का। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप मोस्ट हर जगह पर आपको मिलेंगे। अगर केसीआर उस तरह का एनवायरनमेंट पैदा करना चाहते हैं और उनको दावत दे रहे हैं तो वेलकम करना चाहिए, उसमें बुरी बात क्या है। रहा सवाल स्ट्राइक का, सुसाइड का, मुझे नहीं मालूम, आपसे मालूम हो रहा है, मगर अब हाई कोर्ट ने कहा है कि बातचीत करने के लिए बातचीत होगी, मालूम होगा। जहां तक मेरी राय है सुसाइड नहीं करना चाहिए। कोई अगर सुसाइड करता है तो बड़ी तकलीफदेह बात है और सुसाइड नहीं होना चाहिए, किसी का भी सुसाइड नहीं होना चाहिए। मैं तेलंगाना के एजुटेशन में हम उसके खिलाफ थे, उस वक्त भी मैंने स्टूडेंट से कहा था कि सुसाइड मत करिए, जिंदा रहिए और अपने हक के लिए बात करिए, जमहूरियत में लड़िए। सर, सूबे का एक मुखिया इस तरह का बयान देता है कि जो लोग सुसाइड किए वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब कैसे देते? नहीं, देखिए सुसाइड किसी का भी नहीं होना चाहिए, कोई सुसाइड नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं आपसे सुन रहा हूं, मुझे नहीं मालूम इस बात। सर, ये महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस फिर से रिवाइव कर रही है, और खास करके महाराष्ट्र में एनसीपी के जो लीडर्स है शरद पवार, उनके ऊपर जो ईडी का ये भी किया गया था, क्या वो विंडिक्टिव साबित हुआ और कांग्रेस और एनसीपी को उससे फायदा हुआ? देखिए, शरद पवार साहब ने बड़ी मेहनत की, बड़ी जस्तजू की और वो एक पुराने पॉलिटिशियन है और जाहिर है उनका परफॉर्मेंस कांग्रेस अच्छा रहा। एनसीपी का तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। और कांग्रेस क्या फिर से हरियाणा में बना सकती है जिस प्रकार के अकेले चल रही है? नहीं मालूम, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, मैं नहीं बता सकता। मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी और अमित शाह और ये सब उनकी टीम क्या कर रही है, क्या देखिए मुझे यकीन है कि ये लोग, इनको 2-3 दिन पहले मालूम हो गया था कि ये नहीं ला रहे हैं, तो जाहिर है अब वो 2 दिन पहले क्या करे नहीं मालूम, क्या रोटी पकाए और वो क्या निकाले के नहीं मालूम। मगर ये है ना कि ये लोग मैजिक करने में बड़े माहिर हैं। मैजिक अलग है, रियलिटी अलग है। मैजिक करें तो अलग बात है कि भाई अगर किसी के हैट में से खरगोश निकाल दें हरियाणा में तो नहीं मालूम क्या होगा।